अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये जो 2 मंजिला इमारत जो कि अभी खंडर बन चुकी है, किसी वक्त में एक महल हुआ करता था और इस महल का नाम था मुश्क महल। 300 से 400 साल पुरानी ये इमारत बताई जा रही है, लेकिन अभी इसका क्या हाल हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं। रेनोवेशन करवाने वाला कोई नहीं है, इसको बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया गया है। वक्तन फ़वक्तन लोग इस इमारत को लेकर और दूसरी इमारतें जो शहर हैदराबाद के अंदर मौजूद है उन इमारतों को लेकर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अभी जो वाक़या पेश आया वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर इस इमारत के अंदर लोग कारोबार कर रहे थे गांजा बेचने का। 2 किलो गांजा मिला है और 5 मोबाइल फ़ोन के साथ पुलिस ने अभी पकड़ा है 5 नौजवानों को। पता नहीं इस तरह कितनी तारीखी इमारतें मौजूद है और वहाँ पर क्या क्या काम चल रहे हैं, लेकिन पुलिस ने बेहतरीन काम किया है, इन लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया है। अपने लोग बार बार ये बोलते कि गवर्नमेंट क्या कर रही। देखिए, जब गवर्नमेंट कुछ करती है वो चीज़ को तो अपने लोग अप्रिशिएट नहीं करते। तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से रेसिडेंशियल स्कूल्स चलाए जा रहे हैं। मुसलमान पढ़ना आगे बढ़ना बल्कि मुसलमानों के लिए सीट्स रिजर्व करे ये स्कूल्स में, सब चीज़ें फ्री में देते, लेकिन उसके बावजूद जो एडमिशन्स हुए वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मुसलमानों के लिए सीट्स रिजर्व है 90,000 के करीब, लेकिन एडमिशन हुए हैं सिर्फ 64,000 के करीब। और 26,953 सीट्स जो कि मुसलमानों के लिए और अदर माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व थी वो तमाम की तमाम खाली रह गई। और नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, उन लोगों के लिए 30,000 सीट्स थी, जिसमें से 29,000 फिल हो गई। उन लोगों का परसेंटेज रहा 99%। मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज का परसेंटेज रहा सिर्फ और सिर्फ 70%। और आजकल अपने लोग एक नया तमाशा कर रहे, बच्चियों को पढ़ा रहे, बच्चों को कामों पे डाल रहे। तो देखिए भाई, बच्ची पढ़ रही है, डिग्री कर रही है, उसके बाद में जॉब करा रहे, नहीं वो भी नहीं कराते बोल रहे। तो फिर पढ़ा के क्या फ़ायदा, समझ में नहीं आ रहा। जब पढ़ाने के बाद में जो बच्ची पढ़ रही उसका आप यूजेज नहीं करना चाह रहे, शादी के बाद बच्चे संभालने में, सास के ताने सुनने में बच्ची की ज़िंदगी गुजर जा रही। फिर हस्बैंड क्या करता बोले तो हस्बैंड और जॉबां कर लेते फिर रहा। या माइनॉरिटी बच्चों के लिए एडमिशन्स के लिए उनके रिप्रेजेंटेशंस आए, वो भी अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। कोई भी बच्चा अगर वो आधार कार्ड नहीं दे सके या फिर प्रीवियस स्कूल में जहाँ पढ़ा वहाँ का टीसी नहीं ला सके या फिर कोई और बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं दे, इससे बच्चे को एजुकेशन डिनाई करना करके राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं कहता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में तो हर बच्चे को बिना शर्त के उसका एकेडमिक ईयर ख़राब नहीं होना, उस अंदाज में बच्चे को एडमिशन देना कंपलसरी है। इसलिए हम लोग गोइंग बाय द स्पिरिट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, हर बच्चे को एजुकेशन मिलना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग हर बच्चे को जो भी हमारे पास आए उनको एडमिशन दिए। आज भी हम कभी नहीं हुआ, किसी भी ईयर में नहीं हुआ। दामोदर మన దగ్గర ఫిగర్స్ ఉన్నాయి, తీసుకురండి అమ్మా, తీసుకొచ్చేయండి, అది కూడా ఇచ్చేద్దాం వీళ్ళకి। लोग का एप्लीकेशन लगाते, वेटिंग लिस्ट में रहते, लकी ड्रिप डाल के उनके निकाला जाता उनका नाम। और 25,000 उनके 30,000 सीट है ना, 29,900 तो कंप्लीट हो गए। और भी अभी ऐसा आते रहते रिक्वेस्ट करते हुए, देव हमको खाली है ना दो। तो वही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अरे भाई, हमारे माइनॉरिटी के जो 25,000 है वो बच्चे तो आ सकते हैं ना अभी भी, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सम प्राइवेट स्कूल। ऐसा दिख रहा है हैदराबाद के लोग या तो बहुत अमीर हो गए या फिर जो है अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहे। 2 चीज़ें हो सकते हैं। बहुत अमीर होने से हो सकता है कि प्राइवेट में एडमिशन दे लिए होंगे गवर्नमेंट में कई को बोलकर। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं मोदी जी कहाँ हैं, मोदी जी कहाँ हैं। मोदी जी पहले रशिया को गए थे, वहाँ पे उनको एक बहुत ही बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला। उसके बाद में फिर यूरोप गए, यूरोप से अभी इंडिया वापस आ चुके हैं। ये भाई का नाम है यूसुफ मलिक, इनके पास था सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा मोबाइल। इनका फ़ोन कुछ चोर आकर खींच लिए, लेकिन उसके बाद में इन्हें पुलिस स्टेशन को गए। उसके बाद में इनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मेरा नाम यूसुफ मलिक है जी। मैं इको विलेज में रहता हूँ, यहाँ सुपरटेक आपका बिस्रक थाना पे के अंतर्गत जो आता है। क्या हुआ आपके साथ में? मेरे साथ परसों रात एक घटना घटी। मैं जा रहा था अपनी बेटी की दवा लेने, करीब 10:30-11 बजे के करीब। तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था अपनी बीवी से, और मुझ पे एक बाइक पे 2 बाइकर्स बैठे हुए थे। उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे, FZ टाइप की कोई बाइक थी। उन्होंने अपनी नंबर प्लेट को ज़बरदस्ती डर्टी कर रखा था, क्योंकि मैंने नोटिस किया जब मैंने नंबर पहचानना चाहा तो उन्होंने मुझे पीछे से अटैक किया। ये देखिए, यहाँ पर स्क्रैचेस दिख रहे होंगे, और यहाँ पर मुझे पंच पड़ा। मुझे कुछ सेकंड के लिए ब्लैकआउट हुआ, और मैं फ़ोन पर बात कर रहा था। मेरा फ़ोन था सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा, 1,20,000 का फ़ोन था। वो कोरिया से मंगवाया था मैंने। वो छीन के वो ले गए और वो भाग गए। थाने वालों ने क्या बोला? उसके बाद मैंने PCR बुलाई। PCR ने मुझे बोला कि हमने इवेंट लॉग कर लिया, आप इवेंट लॉग ये ले जाओ नंबर और थाने में जाओ। थाने में मैं पहले पहुंचा, गौर सिटी जो चौकी है, जो गौर चौक पे है, तो वहाँ पर कोई था नहीं अटेंड करने के लिए मुझे। तो मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन मिलाया, उन्होंने कहा कि हम कुछ करते हैं, मगर उसके बाद मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। फिर एक दूसरी PCR आई, उन्होंने मुझे बोला कि आप या तो अभी चले जाओ या सुबह थाने चले जाना। मैं रात में थाने गया। थाने में मुझे एक रिटन कंप्लेन, ये देखिए मैंने एक पूरा अपना ब्यौरा लिखा है इसमें कि क्या क्या कौन सा मोबाइल चोरी हुआ, किस तरह से हुआ, ये मैंने उनको दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हमने आपकी एप्लीकेशन रख ली है, आप सुबह आ जाना,
थाना प्रभारी के को आपके साथ भेज देंगे, वहां पर आपका जो वीडियो वगैरह निकाल लेंगे अगर कोई कैमरा वगैरह लगा होगा। सुबह मैं फिर गया तो बंदा वहां पर नहीं था। मैंने कहा कल रात मैंने एप्लीकेशन दी थी। कहते हैं लाओ कौन सी एप्लीकेशन, मैंने दोबारा से एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा ठीक है बैठो, पहले मुझे बैठा के रखा, उसके बाद मैंने कहा सर मेरी एफआईआर लॉक कर लो। कहते हैं अरे आपको सिम चाहिए ना, तो आपका जो मोबाइल मिस हुआ है वो हम आपको मिसिंग का वो दे देते हैं और आपका सिम मिल जाएगा। मैंने कहा मुझे सिम नहीं चाहिए सर, मेरे साथ क्राइम हुआ है और मुझे रोकना है और मेरा फोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे वापस चाहिए और मुझे चाहिए इस पर इंक्वायरी, तो मुझे आप एफआईआर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है हमें थोड़ा समय दो और फिर मुझे बिठा के रखा। फिर दूसरे अधिकारी के पास भेजा, कहा ये हैं जो ये सब देखते हैं, हम आपका फोन सर्विलांस पे लगा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। मैं उनके पास गया, उन्होंने भी यही बोला कि अरे तुम्हारा सिम जो है वो मिल जाएगा, मतलब सिम एक्टिवेट करवाने के लिए तुम ऐसे ये बोल दो कि मिसिंग हो गया है फोन, ये लूटपाट और ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, मिसिंग हो गया है इस तरह से। तो मुझे लगा कि वो एफआईआर करने से थोड़ा सा झिझक रहे हैं। फिर मैं थाना प्रभारी के पास गया, उन्होंने फिर से उस बंदे को बुलाया जिससे मेरी पहले बात हुई थी। उनसे बोला कि जाओ भैया इनका देखो, समझो कि मैंने उनको बोला भाई मेरी एफआईआर नहीं हो रही है, आप मेरी एफआईआर करवाइए। कहा ठीक है अभी हम करवाते हैं, इनसे बात कर लीजिए। फिर मैं उनके पास गया, उन्होंने फिर से मुझे ये बोला आप मुझे 2 दिन का समय दो, हम सारी इंक्वायरी करते हैं, एफआईआर के पीछे क्यों पड़े हो, बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो, यही उनका डायलॉग था, बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो, एफआईआर के पीछे क्यों पड़े हुए हो, आपको सिम मिल जाएगा, आपके फोन मिलने की हम पूरी कोशिश करेंगे और 2 दिन का समय दो। मैंने कहा सर मुझे एफआईआर ही चाहिए। अभी देखिए इतनी सारे पेजेस हैं, एक पे भी रिसीविंग नहीं है और मैंने इसलिए रखे हुए हैं 7-8 पेजेस निकाल के, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ एक नया अधिकारी मिलता है, मेरे से पेज ले लेता है, ना मुझे कोई रिसीविंग देता है ना मेरी कोई एफआईआर करता है। मैं परेशान हो चुका। तो जो वाकयात पेश आए इससे मुतालिक आप लोगों की क्या राय है कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात दूंगी। अल्लाह हाफिज़।